आज मेरे साथ जुड़े हुए सभी साथियों, भोपाल से आज आपके साथ सीपीए ऑफिस से जुड़े हुए बोर्ड के भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं और फील्ड से डीईओस, जेडीज, डीपीसीज और समस्त आई कोऑर्डिनेटर्स एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों स्तर के। और मैंने जेडी साहिबान लोगों को ये रिक्वेस्ट किया था, सभी टीचर्स को भी आप रिक्वेस्ट करें कि वो इस यूट्यूब लाइव से जुड़े, ताकि 17 तारीख से जो परीक्षा संपन्न होने वाली है उसको लेके उनमें क्लैरिटी रहे। साथियों, आप सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मैं 2 मिनट इसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, बाद में कामना जी प्रेजेंटेशन करेंगे। हम सब जानते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जब से लागू हुआ, 21 तरह का डिसेबिलिटीज़ को वो एक्ट नोटिफाई करता है और इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार देता है। लेकिन हम लोगों में ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि साहब 5-6 तरीके का हम लोगों को पता है डिसेबिलिटीज़, उसके बाहर थोड़ा जानकारी कम है। इस दौरान कई ट्रेनिंग्स किए गए हैं, कई वर्कशॉप्स किए गए हैं, कई साथी लोग जानते हैं, कई साथी लोग कुछ कम जानते हैं। एक चीज़, जब भारत सरकार ने डाटा शेयर किया, ये डाटा हम सबको पता है, लेकिन जब डाटा शेयर किया ये चीज़ समझ में आया कि जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन CWSN बच्चों में ट्रांजिशन नॉर्मल बच्चों के मुकाबले बहुत कम है। उसका अलग अलग कारण है, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा बच्चे आपको दिखते हैं, उसका 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि भाई हम लोग उनको कुछ सुविधाएं देते हैं इसलिए चिन्हांकन हो जाता है, या एलिमेंट्री में MRC टाइप के कुछ लोग हैं वो देखते रहते हैं। बट प्राइमरी से अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी से मिडिल, मिडिल में फिर अपर प्राइमरी से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जब देखते जाएंगे, ट्रांजिशन बहुत कम हो जाता है। तो उसका ये नतीजा ये होता है कि भाई 10वीं और 12वीं में परीक्षा लेने वाले बच्चे की संख्या और कम हो जाती है। अलग अलग सुविधाएं अलग अलग स्टेज पे दिए जाते हैं, लेकिन खासकर 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो सुविधाएं दिए जाते हैं वो भी एक रेस्ट्रिक्टिव टाइप का था। 4 या 5 ही हम लोगों ने पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिकॉग्नाइज किया। मैं आप सभी की ओर से और पूरा विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा मंडल को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो रिसेंटली 21 सभी डिसेबिलिटीज़ को मान्य करते हुए सुविधाएं सभी को दिया गया है। ये एक मेरे हिसाब से एक ऐतिहासिक एक पहल है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करके उनको सुविधा दी है। और ये ट्रांजिशन, बाकी चीज़ें हम सुधारने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें हम सोच सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई हमारे स्कूल्स फिजिकली कितना इंक्लूसिव है, वहाँ का रैम्प कितना सही है, वहाँ का रेलिंग कितना सही है, टॉयलेट्स कितना इंक्लूसिव है, हमारा बोर्ड्स बाकी चीज़ें कितना इंक्लूसिव है। दूसरा ये है कि हमारा एटीट्यूडिनल इंक्लूसिवनेस कितना है, क्या हम हमारा एटीट्यूड से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ये एहसास मतलब कराते हैं कि भाई ये इंक्लूसिव स्कूल है, आप कोई अलग नहीं है, अरे उसको दिखता नहीं है, उसको सुनता नहीं है, जोर से बोलो, उसको चल नहीं पाता है, इस टाइप का हम नेगेटिव बातें करते हैं। दूसरा तीसरा ये है कि ट्रांजैक्शनल जो हमारे एटीट्यूड्स है, जैसे छोटे छोटे चीज़ है कि भाई जिसको विजुअली दिक्कतें हैं उसको सामने वाले रो पे बिठाना है, जहाँ लाइट ज़्यादा होता है वो रिफ्लेक्शन में नहीं बिठाना, ऐसे छोटे छोटे चीज़। तो मुझे लगता है हम सब मिलके इस एक संवेदनशील काम है उस पर बेहतर कर सकते हैं। उसी कड़ी में 2 चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। पहला ये है कि भाई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इन बच्चों के लिए जो जो सुविधाएं हैं वो उसके बारे में आज प्रेजेंटेशन होगी।
आप सभी इसको गंभीरता से देखेंगे, अपने साथियों के साथ और शेयर करेंगे, और आने वाले परीक्षा में एक नए सिरे से हम लोग बिहेव करेंगे कि हाँ, ये कैसा बदलाव आया। दूसरा, छोटी सी बात ये है बट इतने महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में पाँचवीं और आठवीं का भी बोर्ड तरह का परीक्षा होने वाला है। उसमें भी जो जो सुविधाएं इन बच्चों को देना है, परसों इसका नोटिफिकेशन हो रहा है जिसमें हम बड़ा स्पेसिफिक तरीके से बता रहे हैं कि कौन सी बच्चे को क्या सुविधाएं अलग से मिलेगी। तो इतना ओपनिंग रिमार्क के साथ मैं अभी कामना से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंटेशन करें, और उसके बाद प्रेजेंटेशन चलने के दौरान किसी के मन में कोई बात है, आप कृपया अपना चैट बॉक्स में टाइप करें। किसी भी हालत में माइक चालू नहीं करें क्योंकि पूरा लाइव है, डिस्टर्ब होता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने सभी लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी साथी इस कार्यक्रम से आज जुड़े हुए हैं वो सब इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और हम सभी स्कूलों में एक समावेशी शिक्षा वाला अपना एक प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन कर लीजिएगा प्लीज। जी सर, समावेशी शिक्षा वाला माहौल हम सभी स्कूलों में पैदा कर सकेंगे। तो जैसा अभी सर ने भी कहा कि जो डिसेबिलिटी वाला एक्ट है, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इस अधिनियम के तहत निःशक्त जनों को विशेष अधिकार दिए गए हैं और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से उसमें जानकारी है। लेकिन हमसे संबंधित जो इश्यूज हैं उनके लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि 6 वर्ष से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शैक्षणिक सुविधाएं हमको उपलब्ध करानी है, और इसका जो उत्तरदायित्व है मुख्य रूप से वो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, और उनको हमने इस अधिनियम की धारा के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। दिव्यांगता के संबंध में एक चीज जरूर कई लोग बार बार पूछते हैं कि किस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाए, क्योंकि बच्चों के पास अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र होते हैं। तो जो निःशक्त जन अधिकार अधिनियम कहता है वो ये कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास 40% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, उन विद्यार्थियों उन व्यक्तियों के लिए ये निःशक्त जन अधिकार अधिनियम के तहत जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार जैसा भी सर ने कहा कि 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जो दिव्यांगताएं हैं 21 प्रकार की, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। पहला है जैसे मान लीजिए मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें समझने बोलने में कठिनाई, अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। ऑटिज्म आप सब जानते हैं, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना। सेरेब्रल पाल्सी, इसमें पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में भी कठिनाई होती है। मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस, अस्वाभाविक व्यवहार करना, खुद से बातें करना, भ्रमजाल। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड होने पर ही संबंधित व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित दिव्यांगता का लाभ मिल सकता है। श्रवण बाधित के लिए बहरापन, ऊंचा सुनना, कम सुनना, मुख निःशक्तता, स्पीच इम्पेयरमेंट में बोलने में कठिनाई, सामान्य बोली से अलग बोलना या ऐसे बोलना कि बाकी लोग उस भाषा को समझ न पाए। सातवां प्रकार है दृष्टिबाधित, ब्लाइंडनेस, जिसमें देखने में कठिनाई होती है और पूर्ण दृष्टिहीन जो बच्चे हैं वो भी दृष्टिबाधित कहलाते हैं। अल्प दृष्टि में लो विजन, कम दिखना। यदि हम 60 वर्ष से कम आयु के लोग हैं तो उनमें रंगों की पहचान नहीं कर पाना भी अल्पदृष्टि का ही एक साइड इफेक्ट है। तो जिन बच्चों को देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है वो लो विजन वाले बच्चे भी इस कैटेगरी में आते हैं। चलन निःशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हाथ या पैर अथवा दोनों की निःशक्तता, लकवा, हाथ या पैर कट जाना, इस तरह की जो डिसेबिलिटी है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती है। जो 10वां प्रकार है डिसेबिलिटी का वो है कुष्ठ रोग से मुक्त। ऐसे लोग जिनको कुष्ठ रोग हो चुका होता है लेकिन उसको मुक्त होने के बावजूद भी उनके जो शरीर में टेढ़ापन आ जाता है, उनकी त्वचा में धब्बे पड़ जाते हैं या रंगहीन हो जाते हैं, हाथ पैर या उंगलियां सुन्न हो जाती हैं,
इस तरह की जो विकृति होती है उसमें कुष्ठ रोग से मुक्त जो व्यक्ति है वो भी आते हैं। इसमें जो 11वीं डिसेबिलिटी है वो है कोनापन, ड्वार्फिज्म। व्यक्ति का कद जो है वो वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे कम होना, इसे भी एक डिसेबिलिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। जो 12वीं कैटेगरी है वो है तेजाब हमला पीड़ित। एसिड अटैक विक्टिम जो होते हैं, जिनके शरीर अंग, हाथ, पैर, आंख या कोई भी शरीर का अंग जो है वो एसिड से के अटैक के कारण असामान्य हो जाता है। जो 13वीं कैटेगरी है वो मांसपेशी दुर्विकार है, मस्कुलर बोलने, सुनने, लिखने, साधारण जोड़ वाक्य, गुणा भाग भी नहीं कर पाना, भाग, दूरी इत्यादि के बारे में समझ न पाना, ये सब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है और ये एक कैटेगरी के रूप में, डिसेबिलिटी की एक कैटेगरी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। 15वीं जो कैटेगरी है वो है बौद्धिक निशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई आती है और प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई होती है। जिन बच्चों को, उनको बौद्धिक निशक्तता के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी से विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पैदा होती हैं, उनके लिए ये कैटेगरी है। पार्किंसंस रोग, आप में से काफी सारे लोग जानते ही हैं कि पार्किंसंस रोग क्या होता है। हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई जब होती है तो उसे पार्किंसंस रोग के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। हीमोफीलिया, यह अधिक रक्तस्राव, जिसमें चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है और एक बार जब रक्त बहना बंद होता है, रक्त बहना शुरू होता है तो आसानी से बंद नहीं होता, तो इसे कहते हैं हीमोफीलिया। इसके अलावा है थैलेसीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून की मात्रा कम होना, ये थैलेसीमिया के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। सिकल सेल डिसीज होती है एक और कैटेगरी, जिसमें खून की कमी, अत्यधिक अल्पता कमी होती है और उस खून की कमी के कारण जो अन्य अंग हैं, अवयव हैं, वो भी खराब होना शुरू होते हैं, तो ये सिकल सेल डिसीज कहलाती है। इसके अलावा जो 21वीं कैटेगरी है डिसेबिलिटी की, वह है बहुनिशक्तता, मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें जो अभी ऊपर दिखाई गई जो 20 कैटेगरीज हैं, उनमें से कोई सी भी 2 या 2 से अधिक कैटेगरी से ग्रस्त होते हैं, उन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटी के तहत कैटेगराइज किया जाता है। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो निशक्त जन अधिकार अधिनियम है 2016 का, उसके तहत 21 जो कैटेगरीज आइडेंटिफाई की गई हैं जिन्हें दिव्यांगता के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है, उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। जैसा अभी हमारे आयुक्त महोदय धनराजू सर ने कहा कि इस बार बोर्ड द्वारा सभी जो जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इसमें मैं निश्चित रूप से धनराजू सर का और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव महोदय हैं श्रीकांत बनोट सर का, दोनों का ही हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके प्रयासों से ही इस बार ये संभव हो पाया है कि हम सारी ही कैटेगरी के दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष छूट प्रदान कर पा रहे हैं। तो इस साल जो ये निर्देश जारी हुए हैं उसमें अभी आपने देख लिया होगा कि जो विज्ञप्ति हमने आपको भेजी है उसमें जितने भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं कक्षा 9वीं से 12वीं की, जिसमें बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, मतलब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी सम्मिलित है, सभी में परीक्षा शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। तो ये अब आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी विद्यार्थियों तक, आज जो पेरेंट्स या उनके जो विद्यार्थी जुड़े हैं उन तक तो ये जानकारी पहुंच जाएगी, लेकिन सभी स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों से ये अनुरोध है कि जो भी उनके विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं उन सभी को और उनके पेरेंट्स तक सभी को ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए किस किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
इसके अतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा जो विषय का चयन होता है उसमें भी कक्षा 9वीं एवं 10वीं के जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर संगीत अथवा चित्रकला की सुविधा उन्हें प्रदान की गई है। मतलब वो अपनी सुविधानुसार विषय का चयन कर सकते हैं। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो हिंदी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में से उन्हें एक भाषा की छूट भी दी गई है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको भी हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक भाषा लेने की सुविधा उपलब्ध है। तो विषय चयन के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए जो छूट प्रदान की जाती है उसकी जानकारी भी सभी बच्चों को दी जाना आवश्यक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि अब आप लोगों को पता है कि परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। 12वीं के लिए जो छूट प्रदान की जाती है उसकी जानकारी भी सभी बच्चों को दी जाना आवश्यक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि अब आप लोगों को पता है कि परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। तो परीक्षाओं के दौरान इन विद्यार्थियों को हमको कैसे फैसिलिटेट करना है ये बहुत ही आवश्यक है और इसके बारे में सभी को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि इन बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं और उन्हें हमको कैसे फैसिलिटेट करना है। तो परीक्षा के दौरान जो दिव्यांग विद्यार्थी जो हमने 21 तरह की कैटेगरीज बताई हैं उनमें सभी में लेखक चयन करने की सुविधा दी गई है। मतलब दिव्यांग विद्यार्थी चाहे तो एक लेखक का चयन कर सकते हैं जो उनके लिए परीक्षा में लेखन का काम करेगा। वे चाहे तो वो स्वयं भी लिख सकते हैं अथवा लेखक का उपयोग भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 मिनट प्रति घंटे के मान से अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अर्थात जैसा हमें पता है कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है तो जहां दिव्यांग विद्यार्थी हैं उन्हें आपको 4 घंटे का समय देना है, यानी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट अतिरिक्त। तो इस तरह की व्यवस्था जिस भी केंद्र पर परीक्षा हो रही है उस केंद्र पर ये बहुत ही आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी है। इसके अतिरिक्त परीक्षा के दौरान ही अल्पदृष्टि वाले जो विद्यार्थी हैं यदि वो स्वयं लेखन करना चाहें तो उन्हें जैसा आप जानते हैं कि जो लो विजन वाले विद्यार्थी होते हैं उनको बड़े फोंट में चीजें पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है तभी वो पढ़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस या पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर इस तरह की जो चीजें हैं उनको उपयोग करने की हमको सुविधा देनी है। ऐसे दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो लेखक नहीं चाहते हैं तो उन्हें कम से कम प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रीडर के चयन की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जानी है। इसके अतिरिक्त जो निःशक्त विद्यार्थी हैं उनको उत्तर लिखने के लिए यदि वो स्वयं का कंप्यूटर लाते हैं या टाइपराइटर लाते हैं तो उसके उपयोग करने की सुविधा भी दी जानी है। किंतु कंप्यूटर में कोई डेटा उपलब्ध नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्व से ही प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन की व्यवस्था है और इससे आप सब लोग परिचित होंगे, लेकिन विद्यार्थियों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाने का दायित्व आपका है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा में स्केच पेन उपयोग करने की अनुमति भी दी जानी है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी यदि चाहें तो एबेकस अथवा ज्यामितीय उपकरण का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान देनी है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टिंटेड ग्लासेस या कलर्ड ओवरलेज भी उपयोग करने की अनुमति है। सुनने में जिन विद्यार्थियों को समस्या होती है उनको हेडफोन का उपयोग भी वो कर सकते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा में टॉकिंग कैलकुलेटर उपयोग करने की अनुमति भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त ये तो सारी चीजें वो थी जिनमें जो स्थायी विकलांगता है या जो
निःशक्त जन अधिकार अधिनियम के तहत 21 जो विकलांगताएं कैटेगराइज की गई हैं उनके बारे में थी। लेकिन इसके अलावा भी यदि कोई अस्थायी विकलांगता वाला कोई व्यक्ति आता है, जैसे कोई बच्चा ही है और उसकी हाथ की हड्डी टूटी हुई है और हाथ की खराबी के कारण वो नहीं लिख पाता है, तो उसके लिए भी विद्यार्थी को लेखक चयन की सुविधा दी जानी है। मतलब स्थायी विकलांगता हो चाहे अस्थायी विकलांगता हो, यदि विद्यार्थी जो है वो लिखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो उसे लेखक का की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। तो कुल मिला के ये जो अभी हमने जिन कैटेगरी वाइज जो जानकारी आप लोगों को दी है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है परीक्षा में वो केंद्राध्यक्ष का है, क्योंकि केंद्राध्यक्ष के स्तर पर ही ये सारी चीजें तय होती हैं कि किस विद्यार्थी को क्या सुविधा दी जानी है या नहीं दी जानी है। तो केंद्राध्यक्ष आज जितने भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक केंद्राध्यक्ष के लिए एक बुकलेट दी जाती है और उसमें इन सारी चीजों का उल्लेख आवश्यक रूप से होता है। तो मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि वो एक बार आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ लें और हमें जो बच्चा हमारे सेंटर पर आ रहा है परीक्षा देने, उसके साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना है और उस बच्चे के प्रति हमको सहयोग प्रदान करना है। तो केंद्राध्यक्ष के जो मुख्य दायित्व है, जो अभी तक हम लोगों ने बातचीत की है, उसके आधार पर जो निकल कर आता है, वो सबसे पहली चीज ये है कि दिव्यांग विद्यार्थी यदि लेखक की मांग करता है तो उसको उपलब्ध कराना। कई बार दिव्यांग विद्यार्थियों के पास खुद का लेखक नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में लेखक को उपलब्ध कराने का दायित्व भी केंद्राध्यक्ष का होगा। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी की बैठक व्यवस्था अनिवार्यतः भूतल पर ही करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऊपर नीचे आने जाने में समस्या हो सकती है। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्पष्ट निर्देश हैं कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को की व्यवस्था, ऐसे विद्यार्थियों की व्यवस्था भूतल पर ही की जाए। अतिरिक्त समय प्रदान करना, अब ये स्पष्ट हो ही चुका है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक पेपर में प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान करना है। तो सभी जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए इस बार आपको अतिरिक्त समय प्रदान करने पर ध्यान देना है और उन सभी बच्चों के लिए 4 घंटे का समय होगा, तो वो उसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हर स्थिति में हर बच्चे को जो दिव्यांग है उसको उसके लिए जो सुविधाएं यहाँ से दी गई हैं, जिसके निर्देश दिए गए हैं, और वो उन्हें आवश्यक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष रूप से यदि मूक बधिर छात्र हैं तो उनके लिए भी मूक बधिर शाला के एक शिक्षक को परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर आप उपस्थित रहने की अनुमति देंगे और वो जो मूक बधिर शाला के शिक्षक हैं वो समय समय पर जाकर बच्चे को फैसिलिटेट करेंगे और वापस परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे। बच्चे को जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान जो है वो शिक्षक उस दौरान उपस्थित रहकर वहां पर करेंगे। परीक्षा कक्ष में यदि आवश्यक है तो हमको केयर गिवर की उपस्थिति की अनुमति भी केंद्राध्यक्ष को देनी है। तो कुल मिलाकर केंद्राध्यक्ष की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे CWSN विद्यार्थी हैं वो यदि वो परीक्षा केंद्र पर आए हैं तो उनके लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार सारी कार्यवाही करें और संवेदनपूर्ण तरीके से संवेदनशीलता के साथ उन बच्चों के साथ बिहेव किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि वो परीक्षा में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। इसके अलावा चूंकि परीक्षाएं पास ही है, इसलिए मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूंगी कि ये केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की एक साइट है जिस पर ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। डिसेबल्ड स्पेशल नीड वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है। प्राइमरी से लेके कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक की सभी किताबें जो हैं वो ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने में समस्या जिनको आ रही है वो इन ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी अपना अध्ययन आगे जारी रख सकते हैं ताकि परीक्षा में उन्हें ज़्यादा दिक्कत न आए। ये जो CIET केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की जो ये साइट है, इसकी लिंक हमने
विमर्श पोर्टल पर भी डाल रखी है, जो आप इसमें देख सकते हैं। ऑडियो संस्करण के लिए यहाँ पर यहाँ इस लिंक के माध्यम से भी आप सीधे CIIT की ET की साइट पर जाकर और ऑडियो संस्करण पाठ्य पुस्तकों की जो ऑडियो संस्करण है उसके बारे में विद्यार्थियों को बता सकते हैं। इस संबंध में मुझे फिलहाल इतना ही कहना था। अब इसके बाद जिन लोगों के प्रश्न हैं उन पे बात कर लेते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो। यहाँ से ऐसा आ रहा है, वहां से देखते दूसरी जगह कैसे? मैं निवास से बोल रहा हूँ। यही है ना, यही है ना। यहाँ से अब बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए जो सुविधा दी गई थी, अब फिलहाल वो सुविधा समाप्त हो चुकी है। तो अब ये जो भी निर्देश हैं वो अगले वर्ष से ही लागू हो पाएंगे। और ये भी आश्चर्य की बात है कि जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो पहले फॉर्म क्यों नहीं भर पाए? क्या प्राचार्यों ने उन्हें मोटिवेट नहीं किया? क्या उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि दिव्यांग विद्यार्थी विशेष रूप से जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में परीक्षा की कोई फीस नहीं लगती है? जो PPT भेजने के बारे में है, तो हम ये जो PPT है ये आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप तक पहुंच जाएगा। हम विमर्श पोर्टल पर भी इसको डलवा देंगे। तो जो भी प्राचार्य देखना चाहें, जो भी जानकारी लेना चाहें, वो इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राधा वल्लभ शुक्ला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तो जो निर्देश आज दिए गए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। हम इसके बारे में एक फ्लेक्स भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आशा है वो फ्लेक्स आप सभी जो मलवा से निवेदन था, जो बोर्ड परीक्षा के केंद्र हैं उन सभी केंद्रों के बाहर उस फ्लेक्स को आप लोग आवश्यक रूप से लगवा दें, ताकि जो विद्यार्थी वहां आ रहे हैं उनको भी जानकारी हो सके कि उन्हें किस किस तरह की और सुविधाएं प्राप्त हैं। अगर मालवा आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी मैम, इस वर्ष तो 9th और 11th की भी परीक्षा फीस जमा हो चुकी है, तो रिटर्न हो पाएगी? उनको वापस कर दीजिए। परीक्षा फीस तो आपने स्कूल लेवल पर ही ली है ना? जी, स्कूल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट में जमा करवा दिया उसका परसेंट, तो वापस कर दीजिए उनको। जी ठीक है मैम, थैंक यू। आज हमारे इस कार्यक्रम से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हम उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनकी बोर्ड परीक्षाएं और जो स्थानीय परीक्षाएं कक्षा 9वीं और 11वीं की होने वाली है, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने स्तर से बेहतर कर पाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस वेबिनार को समाप्त करते हैं। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक प्रेजेंटेशन को सुना। मैं कामना जी सर। हाँ, सभी से आग्रह ये है कि ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स को शेयर करें और ऐसे बच्चों को शेयर करें जो जिनके घर में या जिनके जो स्टूडेंट है वो सोशली चैलेंज्ड है, ताकि पेरेंट्स को क्लियर रहे ये सुविधाएं हमारे बच्चों के लिए मिलते हैं और बच्चों को क्लियर रहे ये सुविधाएं हमारे लिए मिलते हैं। दूसरा, ये एक शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं और उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि परीक्षा बिल्कुल 2 दिन बाद होने वाला है, हमने सोचा कि एक ज़रूरी VC आज कर लिया जाए
और जितने जल्दी वो शॉर्ट फिल्म बनेगा वो शॉर्ट फिल्म आपके साथ भी शेयर करेंगे, ताकि आने वाले समय में पहले से हम तैयारी शुरू करें। इस बार काफ़ी लेट हुआ था, बट नंदीलेस जो आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निकाला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पहले से होता था और बेहतर उपयोग होता। अभी मैं चार्ट में देख रहा था, किसी ने एक बच्चा छूट गया है, वो लेट फीस लग रहा है, ऐसा मैंने देखा। तो अगली बार ये कोशिश रहेगी कि ये सब की तैयारी जल्दी हो। और अंतिम बात ये है कि इसी से जुड़ा हुआ, जिसमें बहुत सारे साथी लोग हैं, आप जिससे ताल्लुक रखते हैं, वो ये है कि इन बच्चों को अन्य अन्य सुविधाएं भी मिलती है। किसी को एस्कॉर्ट अलाउंस मिलता है, किसी को स्पेशल इंस्ट्रक्टर का अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। उसमें भी कई जिला मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत कम स्वीकृत किए हैं। सभी से आग्रह है इसको विशेष ध्यान दे के स्वीकृत करिएगा, ताकि इन बच्चों को जो सुविधा मिलना है वो मिले, और हम इसी माह में इनके खाते में ये सभी राशि जारी कर रहे हैं। तो और किसी का कोई बिंदु है तो थोड़ा वेट कर ले, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस। रमाशंकर, और कोई पॉइंट है आपकी ओर से? एक प्रश्न सर इसमें आया है कि लेखक की उपलब्धता होने पर भी प्रति घंटे 20 मिनट का अधिक समय दिया जाएगा। आपने प्रेजेंटेशन में देखा है। इसमें लेखक हो चाहे स्वयं या स्वयं लिखे, दोनों ही पर 20 मिनट का अधिक समय दिया जाना है। और कोई प्रश्न है क्या किसी को? सर मेरा निवेदन ये था, ये जो लेखक उपलब्ध कराने की बात है, तो इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो संबंधित परीक्षार्थी स्वयं लेखक लेकर अपना आएगा, या केंद्र अध्यक्ष उनको उपलब्ध कराएगा। तो लेखक की योग्यता क्या होगी, इस संबंध में थोड़ा स्पष्टता चाहूँगा। लेखक की जो योग्यता होती है आप सब लोगों को पता ही होगी कि जो एक कक्षा नीचे वाले बच्चे को लिया जाता है, जैसे मान लीजिए 10वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा दे रहा है, तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी लेखक बन सकता है। थैंक यू मैडम। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे रमेशंकर बताओ। हाँ सर, मेरे ख्याल से एलिमेंट्री पे जो सुविधाएं अभी 10वीं 12वीं के लिए की गई हैं, वही सुविधाएं एलिमेंट्री के लिए पहले से भी हमारे यहाँ प्रावधान है कुछ सुविधाओं का, और शेष सुविधाओं के लिए सर अलग से हम निर्देश जारी करेंगे। मैं चूंकि इस ओरिएंटेशन के माध्यम से, चूंकि सर डीपीसी और डीओ सभी जुड़े हुए हैं, मेरा सर स्पेशली अभी जो सभी से अनुरोध था वो ये था कि सर ये जो सैंक्शन करना है वो सैंक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं, इसलिए इनको विशेष जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे डीपीसी को विशेष ध्यान ये देना पड़ेगा कि इनके सर्टिफिकेट मिल जाए, और फरवरी अंत तक सैंक्शन की कार्रवाई सर पूरी हो जाए, ताकि सभी को बेनिफिट बच्चों को मिल सके। और यही लगभग स्थिति, चूंकि वहाँ भी अलाउंसेस मिलते हैं सेकेंडरी में भी, तो वो भी सर थोड़ा सा सैंक्शन का इशू है, इसको जरूर ये लोग देख लें। और बाकी सुविधाओं के विषय में तो चूंकि पूरा डिटेल बता दिया गया है, और ये सुविधाएं नेक्स्ट ईयर से तो और एकदम सभी को लाभ मिल ही जाएगा। और एलिमेंट्री के संबंध में अलग से अगर कोई बात होगी तो इनसे शेयर कर दी जाएगी सर। ठीक है, रमाशंकर ने जो बात बताया उसको थोड़ा मैं दोहराना चाहूंगा कि आप ज्यादा इसीलिए नहीं सैंक्शन कर पा रहे, या जो जिला अच्छा किया है वो इसलिए ज्यादा सैंक्शन कर पाए हैं। सर्टिफिकेट जहां जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगता है वो सर्टिफिकेट सभी बन गए हैं। कुछ जिलों में आप लोगों ने रुचि नहीं लिया, या व्यवस्था इतना क्लिष्ट बना दिया हम लोगों ने, वो बना नहीं। जहाँ ऐसी स्थिति है, मैं सभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ, अभी मेरे टेबल पे है। हम 30 ऐसे जिले के कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख रहे हैं कि जहाँ अपेक्षाकृत सैंक्शंस नहीं है,
उसका कारण यही है कि या तो जिले ने रुचि नहीं लिया या सर्टिफिकेट नहीं है। मैं अभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि भाई स्पेशल कैंप लगा के अगर सर्टिफिकेट का इश्यू है तो सर्टिफिकेट इश्यू कराइए, ताकि इन बच्चे उस जो सुविधा उनका नेट में आ जाए। देखिए 2000-3000 देना ये एक छोटी सी हमारे ओर से एक जेस्चर है, बट एज अ स्पेशल चाइल्ड उनको लगना चाहिए कि मेरा ख्याल व्यवस्था के द्वारा रखा जा रहा है। जी सर, नरसिंहपुर में सेकेंडरी एजुकेशन में सर 322 बच्चे चिन्हित थी सर 9 से 12 में गवर्नमेंट्स में। तो सभी बच्चों की सर जो भी उनकी पात्रता अनुसार जो छात्रवृत्ति बनती थी सर जिले से उनके खाते में जारी कर दी गई है सर। ठीक है, अभी कोई विशेष रिव्यू नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पॉइंट था उसको फ्लैग कर रहे हैं। फिर सभी जिला बोलने लग जाएंगे कि हमने इतना किया उतना किया। वो इस जो यहाँ जिक्र करने का उद्देश्य ये नहीं था, जिन्होंने नहीं किया वो करें। ठीक है रमाशंकर और कामना, देखो और किसी का कोई पॉइंट नहीं तो वी कैन क्लोज दिस, और प्रेजेंटेशन और बाकी चीजें तो आप शेयर करोगे ही करोगे। जी सर। ठीक है सर। सभी को धन्यवाद। मैं विशेष रूप से हमारे आयुक्त लोक शिक्षण धनराजू सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ही मुख्य रूप से अपने प्रयासों से सारे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ये व्यवस्थाएं शुरू करवाई हैं। तो हम निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही हृदय से आभारी हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं और आशा करते हैं कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं सारे बच्चों तक हम इस बार पहुंचा पाएंगे और सभी बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।